मछली परिवार पर आतंकियों को बम सप्लाई करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, लव, सेक्स, ड्रग्स, जिहाद के मामले में खुलासे हुए हैं कि इस गिरोह का काम सिर्फ नशा बेचना ही नहीं था, बल्कि हिंदू लड़कियों को नशे की लत लगाकर उनका धर्मांतरण करना भी था, उनके साथ दुष्कर्म करना और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करना और फिर उनसे ड्रग्स सप्लाई करना भी था। तमाम तरह की चीजों के बीच बहुत सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। ड्रग्स जिहाद केस में सनसनीखेज खुलासा, सामने आया मछली परिवार का आतंकी कनेक्शन। मछली परिवार का खुल गया कच्चा चिट्ठा। लव, सेक्स, ड्रग्स, जिहाद के बाद बॉम्ब की बात। मीडिया के सामने आया पीड़ित परिवार, सरकार से इंसाफ की लगा रहा गुहार। भोपाल में लव, सेक्स, ड्रग्स, जिहाद के बाद मछली परिवार का एक और कारनामा सामने आया है। पहले से ही ड्रग्स जिहाद के आरोपों का सामने कर रहे मछली परिवार का अब आतंकी कनेक्शन का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आरोप लगाने वाला परिवार भी भोपाल का ही है। पीड़ित परिवार खुद मीडिया के सामने आया और मछली परिवार का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रखा। पीड़ित की माने तो मछली परिवार ने उनसे आतंकियों को बम सप्लाई कराए गए आरोप करने जैसे घिनौने काम के लिए उन्हें मजबूर किया। कई बार मारपीट की गई तो कई बार झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने पुलिस समेत सीबीआई के आला अफसरों तक की। लेकिन मछली परिवार के राजनीतिक रसूख के चलते उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। माँ लड़कियाँ छोड़ दिया गए। शरीफ भाई के लड़के हैं, शाहिद, शेरू, साबिर, शारिक, कोयल, ये सब भाइयों ने मेरे को बुलाया था और मुझसे कह रहे थे कि छोटा सा काम यार बेटा मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हारे को 18 लाख का एक फ्लैट दूंगा, 20 लाख रुपए तो मैं नकद दूंगा। तो मैंने कहा साहब ऐसा कौन सा काम है, आप बतलाइए, मेरे लायक होगा तो मैं कर दूंगा। तो इन्होंने क्या हरकत करी है, कुछ दिन पहले ही मेरे को खिलाना पिलाना चालू कर दिया, मेरे ऊपर पैसे मिटाना चालू कर दिए। मैं समझ नहीं पाया। कुछ समय बाद उन्होंने मेरे को बुलाया, कहने लगे यार बेटा तुमसे ये काम है कि कुछ सामान मेरे को दिल्ली भेजना है, तो वहाँ ले आओगे तो मैं तुम्हारे को एक फ्लैट और 18 लाख नकद दूंगा। तो मैंने कहा साहब मैं ले जाऊँगा, आप सामान बतला कौन सा सामान है। तो इन्होंने मोबाइल में मेरे को एक वीडियो दिखाई, तो वीडियो के अंदर दिल्ली की जामा मस्जिद थी। तो उन्होंने कहा देखो ये यहाँ पे हम खड़ी करेंगे गाड़ी मेटाडोर, इसको ना बढ़ा होगा फार्म, उस गाड़ी के ऊपर से आपको चढ़ के उधर कूदना है मस्जिद के अंदर और इस मौलाना साहब को सामान देना है। तो मैंने कहा साहब दे दूंगा, सामान बतलाओ आप कौन सा है। तो सबसे पहले तो साबिज ने सूटकेस खोला तो उसके अंदर नोट भरे हुए थे, उन्होंने बंद कर दिया, कहना ये आपके ही हैं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक सूटकेस और लाए, उन्होंने खोला तो उसके अंदर 3 पट्टे के अंदर 3 बम थे। वो देखकर मैं मतलब बहुत ज्यादा डर गया। भोपाल ड्रग्स जिहाद मामले में बड़ा खुलासा, मछली परिवार का आतंकी कनेक्शन आया सामने। पीड़ित परिवार आया मीडिया के सामने। मछली परिवार पर आतंकी संगठन से कनेक्शन का गंभीर आरोप। पीड़ित से बम की कराई जाती थी सप्लाई। पीड़ित परिवार से मदद की लगाई गुहार। मछली परिवार के राजनीतिक रसूख के चलते नहीं हुई कार्रवाई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पकड़े गए हाई प्रोफाइल ड्रग्स रैकेट में सनसनी मचा दी है। वहीं भोपाल पुलिस अपनी जांच लगातार नए खुलासे कर रही है, जिसके मुताबिक ये लोग न सिर्फ ड्रग्स का धंधा चला रहे थे, बल्कि हिंदू लड़कियों का शारीरिक शोषण और धन परिवर्तन के लिए दबाव बनाने जैसे घिनौने काम भी कर रहे थे। वहीं आरोपियों के पास से ड्रग्स के अलावा हथियार और लड़कियों की आपत्तिजनक वीडियो भी बरामद किए हैं। शातिर आरोपी क्लब और पार्टियों में लड़कियों को नशे की लत लगाकर उनका शोषण करते थे। इस रैकेट के मुख्य आरोपी यासीन मछली ने पुलिस पूछताछ में जो कबूलनामे किए हैं वे काफी चौंकाने और डरावने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी यासीन मछली ने बताया है कि वो सिर्फ ड्रग्स तस्करी में नहीं बल्कि हथियारों की खरीद फरोख्त और लड़कियों को अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने में भी एक्टिव था। उसके लैपटॉप और मोबाइल के डेटा से पुलिस को लड़कियों की अश्लील फोटो और वीडियो बरामद हुई है। आरोपी यासीन मछली का कबूलनामा, पुलिस ने बरामद किया यासीन का लैपटॉप और फोन का डेटा। लैपटॉप और मोबाइल से पुलिस को लड़कियों की अश्लील फोटो और वीडियो बरामद। हथियारों से जुड़ी क्लिप और संदिग्ध चैट शामिल भी मिली। यासीन हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल था। लड़कियों को अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने में भी एक्टिव।
मुंबई, राजस्थान और पंजाब से भी चरस और एमडी ड्रग्स मंगाता था यासीन। भोपाल लाकर हाई प्रोफाइल पार्टियों में खपाई जाती थी ड्रग्स और लव जिहाद केस में यासीन अहमद के चाचा और शहर का मछली कारोबारी शारिक मछली भी फंसता नजर आ रहा है। शारिक इस क्रिमिनल नेटवर्क का अहम किरदार बताया जा रहा है, जिसे इस गिरोह का कथित मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। वही ड्रग्स रैकेट के खुलासे के बाद सियासत उबाल पर है। लव जिहाद और नशे के मामलों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चली है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि जिस तरह ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है वो केवल आपराधिक मामला ही नहीं बल्कि एक गहरी साजिश। तो वही सत्ता पक्ष आरोपियों की कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का आश्वासन दे रहा है। भोपाल ड्रग्स मामले में देश भर में भूचाल आ दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहले भी इस मामले में भोपाल पुलिस की जांच को नाकाफी बताते हुए रिपोर्ट दे चुका है। अब नए वीडियो, राजनीतिक रिश्तों और पुलिस अधिकारियों से खुलासे की खबरें आने के बाद पुलिस की जांच सवालों के घेरे में है और सीबीआई से जांच कराने की मांग की जा रही है। भोपाल से कुलभूषण सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विधानसभा के मानसून सत्र में आज राजधानी भोपाल में लव जिहाद और ड्रग्स जिहाद का मुद्दा गूंजा। लव जिहाद और ड्रग्स जिहाद का मुख्य सरगना शाकिर मछली अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। टीआईटी कॉलेज में लड़कियों को अपने जाल में फंसाना, फिर उनके वीडियो बनाना, शोषण के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देना, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना, उसके बाद स्कूल, कॉलेज और पब बार में ड्रग्स की सप्लाई करना, 18 साल के कम बच्चों को ड्रग्स के नशे का आदी बनाना और उसके बाद नशे में उनका शोषण करना, वीडियो बनाना और धमकी देना। ये शारिक मछली के गुर्गे, शारिक मछली का छोटा भाई यासीन और उसके चाचा करते हुए नजर आते थे। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि शारिक मछली अपने परिवार के साथ दुबई फरार हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक पुलिस का शिकंजा शारिक मछली पर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल 30 जुलाई तक शारिक के भाई यासीन और उसके चाचा की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र और राजस्थान से ड्रग्स की सप्लाई होती थी। ड्रग्स की सप्लाई होने के बाद ये अलग अलग पब और बार, स्कूल, कॉलेजों में ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे। मासूम बच्चों को अपने शिकंजे में लेते थे, उसके बाद उनको नशे का आदी बनाते थे और फिर उनका शोषण करने के बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देते थे। इस पूरे मामले पर सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली से एक ड्रग्स पेडलर की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम, पुलिस की टीम शाकिर पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी शाकिर अपने परिवार के साथ फरार हो चुका है। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज, भोपाल। इस बीच हम सीधे भोपाल चलेंगे। भोपाल में जो पीड़ित हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक और नया खुलासा इसमें हो रहा है। क्या मछली परिवार, जिसके भोपाल में मध्य प्रदेश की सरकार में अच्छा खासा दखल है, उसके राजनीतिक प्रभाव में पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है? क्या उस मछली परिवार के आतंकवादियों से भी संबंध रहे हैं? अनीस हमारे साथ मोहम्मद अनीस, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी मछली परिवार से मुलाकात कहां हुई और जब मुलाकात हुई तो मछली परिवार को आपने कैसे जाना, कैसे पता चला कि इनके इरादे ठीक नहीं है, देश के खिलाफ हैं, देशद्रोही? आपको भाई साहब बहुत बहुत मेरा धन्यवाद, आपने मेरे को बुलाया है जी। ये शरीफ भाई के लड़के हैं, शरीफ भाई मछली वालों के, शाहिद, शेरू, साबे, शारिक, तारिक, सोहेल। आप इन लोगों ने मेरे को थोड़ा सा काम के लिए बुलाया था। छोटा सा मेरा एक काम है, थोड़ा सा सामान आपको दिल्ली ले जाना है। ले जाओगे तो मैं आपको एक 18 लाख का फ्लैट दूंगा, 20 लाख रुपए नकद दूंगा। तो ये बात मेरे कुछ हजम नहीं हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब ऐसा कौन सा काम है, आप मुझे बतलाएं पहले तो मैं आपकी बात सुनूं पहले। इन्होंने कुछ समय तक तो मेरे को स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया,
और होटलों में मुर्गा मछली ये वो, तो उस टाइम पे मैं समझ नहीं पाया कि ये चक्कर चाह कौन सा माजरा है। तो मुझसे कहने लगा यार आपका आना जाना दिल्ली में है तो एक थोड़ा सा दिल्ली सामान भेजना है मेरे को, थोड़ा छोटा सा ही काम है और आपकी मतलब जिंदगी सुधर जाएगी समझ लो आप। कहने लगे और मेरे साथ में जो भी जुड़ा है, जो भी लड़के मेरे साथ में हैं, कहने लगे सब आज की डेट के अंदर लखपति करोड़पति लोग हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, एक आप ही हो जो अपना बच्चों का नहीं सोच रहा है। तो मैंने कहा भाई साहब बतलाना कौन सा काम है, मैं आपका कर दूंगा, ले जाऊंगा, कौन सा सामान दिल्ली ले आना है। तो इन्होंने मेरे को बुलाया ऑफिस के अंदर, तो मैं बुधवार के अंदर, तो मैं बुधवार पहुंच गया उनके ऑफिस के अंदर। थोड़ी देर ऑफिस में उन्होंने मेरे को एक मोबाइल निकाला, वो मोबाइल निकाल के मेरे को वीडियो दिखाई के जामा मस्जिद थी और ताज होटल थी। तो कहने लगे यार यहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे अपन, तो उसके अंदर ये फार्म भरे होंगे। कहने लगे ये फार्म गाड़ी पे से फार्म पे इधर से आपको कूदना है उस तरफ मस्जिद में ईद वाले दिन। तो यार मैंने कहा ऐसा कौन सा काम है जो मस्जिद के अंदर कूदना है, अपने को दीवार कूदना है। मैंने कहा आप काम है वो बतलाओ आप काम। तो जिस मकान के अंदर ये मेरे को लेके गए थे तो वो मेरे को वहाँ पे साबे जो है सूटकेस खोला तो उसके अंदर नोट भरे हुए, तो उसने बंद कर दिया। कहने लगे आप ही के हैं। तो मैंने फिर किया, मैंने कहा यार आपका काम बदलाव कौन सा काम है। तो कहने लगे आप जहाँ खड़े हुए ये फ्लैट है 18 लाख का, ये भी आपका है। तो मैंने कहा आपका काम बदला भाई साहब, कौन सा काम है, कौन सा सामान ले आना है। तो उन्होंने एक सूटकेस खोला इतना एक बार, तो एक पट्टे के अंदर 3 बम थे। तो ये मुझसे कहने लगे यार ये लेके जाना है आपको और पूरे बंदोबस्त हम कर रहे हैं। कहने लगे आप, और मतलब समझ लो कि आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो वो चीज़ देख के भाई साहब चाह के मैं उस टाइम डर चुका था बहुत ज़्यादा, इतना डर चुका था कि मतलब उनका ये कहना था कि ये बम ले जाओ और बम में आप जो है एक मेटाडोर खड़ी हुई है उसको उसके ऊपर चढ़कर आप मस्जिद में चले जाओ। तो क्या इशारा उनका ये था कि बम भी आपको फोड़ना है? बम फोड़ना नहीं, वो पट्टे को मेरी कमर पे बांधना था और जो जिसको देना था वो भी मौलाना मेरे सामने खड़ा हुआ था। कहने लगे ये मस्जिद के अंदर जब आप नमाज खत्म होगी ईद की, जब आप इनसे ईद मिलोगे तो ये आपका पट्टा ले लेंगे, अच्छा ये निकाल लेंगे कहने लगे हाथ से। अच्छा ठीक। तो जी, तो वो चीज़ को मैं देख के थोड़ा डर गया था, इतना डर गया था कि मतलब मेरे हाथ पैर जो था कप रहे थे। तो मैं नीचे बैठ गया, मैं नीचे बैठ गया तो मैंने उसको डायरेक्ट मना कर दिया, मैं कि मैं नहीं ले जा सकता भाई साहब ये तो बम है। तो ये एकदम से भिनक गया मेरे ऊपर, शायद भिनक के कहता है लड़कों से, कहने लगा इसको जाने मत देना यार ये बाहर भांडा फोड़ देगा। तो मैं नीचे बैठा करा, शायद भन बना तो नीचे सीढ़ी पे से उतर के चलता बना और शेरू को देखा मैंने, तो शेरू जीने पे खड़ा हुआ था बाजू में और इनके मौलाना जो थे चारों मेरी शक्ल देख रहे थे। मैं इतना डरा हुआ था नीचे बैठे बैठे, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में एकदम भाग के नीचे जीने पे, तो कोने पे एक मस्जिद थी वहीं पर बुधवार के अंदर कोने में मस्जिद थी घर के सामने। मैं मस्जिद के अंदर घुस गया, वहाँ पेशाब घर में मैं खड़ा हो गया। वहाँ से मैंने देखा तो ये लड़के तो इधर बितर भागे उधर देख रहा कि वहाँ कोई नहीं है। तो मैं धीरे से निकल गया और निकल के मेरे इस बार इतनी सी गलती हो गई, मैं डायरेक्ट थाने पहुंच गया, बिलखेड़िया थाने। बिलखेड़िया थाने में मैंने इंदर सिंह पुलिस वालों का बतलाया, मैंने कहा ऐसी बात है शाहिद भाई ऐसा कह रहा है। मैंने किया इनको समझा लो आप। तो शाहिद को उठा के इंदर सिंह ने फोन लगा दिया, कहला वनीस आ जा ये बम की बात बतला रही है। तो उसने कुछ कह किया होगा, तो एक पुलिस वाला और खड़ा था, उसने इशारे से मुझसे किया तू भाग ले यहाँ से, तुझे मरवा देगा। तो मैं थाने से भी लिया था, मैं भाग लिया पीछे के साइड से, मैं भाग लिया खेती खेत भाग के मैं सीधे अपने घर गया। तो माँ के बाद वहाँ मेरे घबराहट हुई, तो फिर मैं गाँव के लिए निकला अपने घर के लिए। तो वहाँ गाँव में जाने के लिए एक दरगाह के बाद में देखा तो शानू छुरी और 4-5 लड़के बैठे हुए थे। मैं गाड़ी से जा रहा था तो इन्होंने पीछे से फायर कर दिया, ट्रक वाले ने आन के अड़ा दिया। ट्रक वाला मुझसे कहता है ये आपके ऊपर फायर कर रहा है। मैं ठीक है साहब, मैं घर अच्छा, गया। मुझे एक चीज बताइए मोहम्मद अनीस साहब, एक चीज बताइए, क्योंकि अभी जो मछली परिवार का नाम आ रहा है, चाचा का भतीजे का नाम आ रहा है, शारिक मछली का नाम आ रहा है, ये नाम आ रहा है कि साहब लव जिहाद, धर्मांतरण, ड्रग्स की सप्लाई, लड़कियों का इस्तेमाल करना, क्या ये पहले भी ऐसा था क्या? ये तो साहब ये पुलिस मिली हुई है। मैंने 10 साल पहले बोला था बिलखेड़िया थाने के अंदर कि ये ड्रग्स का धंधा करते हैं, ये लड़कियों को यहाँ पे जबरदस्ती मुसलमान करते हैं। क्योंकि तारिक ने मेरे सामने लड़की को मुसलमान करा था, तो वो लड़की कलमा नहीं पढ़ पा रही थी। तो लड़की इतनी परेशान थी कि उस लड़की ने मेरे पास खबर भेजी थी कि भाईजान मैं कलमा नहीं पढ़ पा रही हूँ, ये इसकी माँ टार्चर कर रही है, लोग मुझे मार रहे हैं, तो मुझे यहाँ से निकालो। और जबकि वो बच्ची जो थी वो एक पुलिस वाले की थी। अच्छा, पुलिस वाले की थी। वो पुलिस वाला शायद भोपाल की जेल के अंदर बंद था, उसको इन लोगों ने छुड़वाया था, इसलिए उसकी बच्ची को रख लिया था इन लोगों ने। वो बच्ची बहुत वही गई, अब तो बच्ची अभी भी शायद है वहां पे और अब कुछ बोल भी नहीं पाएगी, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई, उसके भी बच्चे हो गए।
तो ये इन्होंने धर्मपरायण तो बहुत लोगों को कराया, और ये तो बहुत दूर की बात है मुसलमान करना। जो बच्ची इनका कहना नहीं सुनी है, इन्होंने मेरे सामने डैम के अंदर एक बच्ची को डाला है रात अच्छा, में। एक लड़की मैं को बच्ची पकड़ने गया था, तो मारकर एक लड़की को मारकर डैम में डाल दिया, डैम में फेंक दिया। डैम में डाला, आपने देखा? डैम में जी डैम में फेंक दिया, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। अच्छा, तो मैंने तो खुद देखा, उस टाइम भी मैं घबराई था, मैंने किया। तो फिर बाद में मालूम हुआ गांव के अंदर ये तो बोलते आम बात है और आप कोई आवाज मत निकालना कहने लगे। बिल्कुल भी यहाँ पुलिस भी आती है, जैसा तो पुलिस भी अगर लाश ले जाती है तो लावारिस बना के ले जाती है, और कहने लगे कोई एक नया केस नहीं है, बहुत सारे केस हैं लावारिस लाशों के। तो पुलिस का भी नाम नहीं लिखती है किसी गांव में, किसी का भी नहीं लिखती है। तो ये तो एक ड्रग्स का तो धंधा है, बहुत जमाने से कई चला आ सालों रहा से सब। ड्रग्स का जब धंधा ये है, मछली कई सालों से धर्मांतरण का धंधा है, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता 10 पार्टी साल के पहले मैंने बोला नेता, था। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मध्य प्रदेश की राजनीति में बैठकर मछली परिवार के साथ पींगे हाँक रहे हैं। रेहाना जी मेरे साथ मौजूद है। रेहाना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी पीड़ा क्या है? क्या आपको भी परेशान किया गया? बताएं। जी, हमें बहुत परेशान किया करो, अभी तक कर रहे हैं 11 साल से। बस वो यही कहते हैं कि बस राजीनामा करवाना चाहते हैं। वो हमें परेशान करते हैं कि आप राजीनामा करवाओ अपने आदमी से कह के, ये बम ब्लास्ट की ये सब कटवाओ, रिपोर्ट जो लिखवाइए। और हमें घर से बेघर कर दिया, घर से बेघर कर दिया, हमें हमारा मकान छीन लिया। अभी 30 तारीख को हम जब मकान लेने गए तो इरफान नाम के शाहिद ने जो घुसेड़ा था, उन लोगों ने भी हमें मारा, बाहर कर दिया। और फिर थाने जब हम रिपोर्ट करने गए तो उन लोगों ने हमें, मतलब उन लोगों ने ना क्या बोलते हमारे आदमी को मारा, इरफान ने पुलिस वालों के सामने मारा था, थाने के अंदर मारा था। और उसके आगे शाविज खड़ा हुआ था कार लेके, बिरखड़िया के आगे शाहिद भी खड़ा हुआ था, शाविज भी खड़ा हुआ था। वो जब हम मकान लेने गए। रेहाना, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं। रेहाना, आपको मारा गया, पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, क्या आपने इस बात की शिकायत पुलिस से कभी की? और क्या पुलिस का व्यवहार था, जरा ये भी बता। जी, पुलिस ने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी, हमें भगा दिया। पुलिस ने हमारी नहीं लिखी थी, हमें मारा पीटा था। तो हमने शाहिद शेरों का नाम भी लिया था, शाहिद शेरों के नाम पे से चिढ़ गए थे वो लोग पुलिस वाले कि उन लोगों का नाम मत लिखवाओ, क्या जो तुम्हारे घर में घुसे उनका नाम लिखवाओ, शाहिद शेरों का नाम मत लो। तो हमने पुलिस वाले से ये भी किया था कि इस जिद पे हमारा मकान लिया है कि ना ये बम ब्लास्ट की जो रिपोर्ट है वो कटवा के आओ। तो हमने क्या हमारा आदमी नहीं काटेगा, तो कहले ना इन लोग का नाम मत लिखवा, शाहिद शेरों का कहने लगे। अनिश भाई, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। अनिश भाई, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। ये भी कहा जाता है कि जो मछली परिवार है, चाहे वो चाचा हो भतीजे, चाचा भतीजे अभी तो गिरफ्त में आ चुके हैं। शारिक मछली कहाँ है किसी को नहीं पता। ये कहा जा रहा है कि फरार बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ लड़कियों ने शारिक मछली का भी नाम लिया और उन्होंने कहा कि हमारे जो अश्लील वीडियो बनाए जाते थे वो वीडियो शारिक मछली को भेजे जाते थे। क्या मछली परिवार के ऊपर भोपाल में राजनीतिक प्रभाव था जिसके कारण पुलिस और प्रशासन काम नहीं करती थी? वो कैसा प्रभाव था? बहुत ज्यादा उनको ऊपर इतने नेताओं को हाथ थे, और नेता लोगों को ऊपर इतना खर्चा करता था। वो इलेक्शन के अंदर के उनकी रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती थी, चाहे वो मर्डर करते हैं, चाहे लड़की को इज्जत लूटे, कुछ भी कर सकते हैं। भोपाल के अंदर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। इनका दबदबा बहुत खतरनाक है। आज भी इनके जो गुर्गे हैं वो अभी भी मेरे पास धमकियां आ रही हैं उनको कि तू गलत वीडियो डाल लिया है, हम तेरा ये कर देंगे, वो कर देंगे। धमकी अभी भी हम लोगों को खतरा है, हम लोग बहुत भागे भागे फिर रहे हैं, हमें जान को खतरा है बहुत ज्यादा। इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, इनके ऊपर बहुत केस हैं। कौन कौन से नेता हैं, कितने प्रभावी आज तक नहीं लिखी गई रिपोर्ट है इनकी। इतने व्यावहारिक नेता हैं साहब। सबसे ज्यादा तो अब आप पूछ रहा था, बता देता हूँ, सबसे ज्यादा आड़े आते हैं विश्वास सारंग। अच्छा, सारंग साहब तो एक ही बात कहते हैं, जांच का विषय आज तक उन्होंने कंप्लेंट नहीं लिखने दी, और उल्टा मुझे बंद करा दिया लड़कियों केस में, मैं जेल होके आया हूं। सारंग साहब ने आज तक आपने शिकायत की तो आपके ऊपर लड़कियों का मामला दर्ज करा दिया? मेरे ऊपर दर्ज करा के मुझे जेल भेज दिया, और मुझे इतना मारा कि मेरी आंखों के पर्दे फट गए। आज तक मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई।
और मैंने चंद्रगढ़ के ऑपरेशन कराया तो मैं डॉक्टर को फोन लगा दिया, डॉक्टर ने ऑपरेशन ही रोक दिया। मेरी एक आंख खराब है, एक आंख में आयल भरा हुआ नहीं निकाल लिया डॉक्टर, कह रही फिर और भोपाल के कौन कौन से नेता हैं जिनका हाथ मछली परिवार के ऊपर है? इनके ऊपर तो सभी नेताओं का हाथ है, इनका सबसे ज्यादा सारंग साहब का हाथ है। सारंग साहब चाहे कि उनको बहुत ज्यादा करीब है, उनके पूरे शौक पूरे करते थे वो लोग। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे तो लोग अली घबराते हैं साहब, सारंग। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए हैं।